साल 1984 देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बंगाल की जादवपुर सीट पर एक नया दावेदार देख रहे थे और ऐसे में वो एक नया दांव खेलने की तैयारी में भी थे। सामने थे सीपीएम के दिग्गज और कद्दावर नेता यानी कि सोमनाथ चटर्जी। कांग्रेस को चाहिए था एक ऐसा चेहरा जो निडर हो, आक्रामक हो और वामपंथ के गढ़ में सेंध लगा सके। और तभी उभरा एक ऐसा नाम, एक युवा महिला, साधारण परिवार से निकली लेकिन इरादों में आग लिए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली बिष्ट और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कोई नौकरी की बात है, कोई तैयार का वीर की बात है, कोई चट्टा गड्ढा खड्डा 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 से एनआरसी छी 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 छी, एनआरसी छी 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 छी, बीजेपी छी 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 छी। आज की कहानी है एक ऐसे चर्चित सियासी चेहरे की जिसने दूध बेचने से लेकर बंगाल की सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया, जिसने 34 साल पुरानी वाम की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। एक ऐसी नेता जो डरना नहीं जानती है, जो बड़े बड़ों की आंख से आंख डालकर चुनौती देने का दम रखती है, जिसने राजनीति के लिए शादी तक नहीं की और जिसने कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग के खिलाफ अपना मुकदमा खुद ब खुद लड़ लिया, जिसे पूरा बंगाल आज दीदी के नाम से जानता है। ये कहानी है बंगाल की स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ममता बनर्जी कौन है, क्या है ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन और ममता बनर्जी की हत्या की कोशिश आखिर क्यों की गई थी। जानेंगे साथ में ये भी कि ममता ने कैसे अपनी अलग पार्टी बनाई, आखिर ममता ने एक समय पर क्यों थामा था बीजेपी का दामन, ममता कैसे बंगाल की दीदी बनी और कैसे ममता की कुर्सी अब डगमगाने लगी है। क्या इस बार ममता के हाथों से सत्ता जाने वाली है? इस एपिसोड में इस बात पर भी चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में जन्मी थी ममता बनर्जी। माता पिता काफी साधारण लोग थे जो किसी तरह से अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे। ममता काफी छोटी थी जब उनका परिवार कोलकाता जाकर बस गया था। वहां वे 2 कमरों वाले एक मकान में रहा करते थे। वही छोटा सा घर आज भी ममता का आशियाना है। बात अगर ममता के जन्मदिन की करें तो इसको लेकर भी एक दिलचस्प किस्सा देखने को मिलता है। स्कूल रिकॉर्ड्स की माने तो ममता बनर्जी 5 जनवरी 1955 को पैदा हुई थी, लेकिन ये उनका असली जन्मदिन नहीं है। जी हाँ, दरअसल स्कूल में 12वीं की परीक्षा के समय ममता की उम्र कुछ कम हो गई थी, यानी कि थोड़ी छोटी पड़ गई थी, जिसके चलते पिता ने तारीख को बदलकर 5 अक्टूबर से 5 जनवरी दर्ज करा दिया और ममता एग्जाम दे सकी। ममता के पिता ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसके चलते ममता का बचपन भी राजनीति से काफी घिरा हुआ रहा। इसीलिए उन्हें समाज और राजनीति की पकड़ और उसकी समझ समय के साथ काफी ज्यादा हो गई। ममता की उम्र जब 17 साल की थी तभी उनके पिता का साया उनके सर पर से उठ गया था और घर में सबसे बड़े होने के चलते पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब ममता के अकेले कंधों पर आ गई थी और उन्होंने इसको स्वीकारा भी बिना किसी शिकायत के। ममता तब कॉलेज में थी। उन्होंने कोलकाता के जोगो माया देवी कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन की। इसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की। घर में मुश्किल हालात थे, लेकिन इसके बावजूद भी ममता अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटी और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ममता के पिता पुराने कांग्रेसी थे, इसलिए उनका झुकाव भी कांग्रेस की तरफ ही रहा। ये बात है साल 1970 की। उन दिनों पश्चिम बंगाल में कॉलेजों में वामपंथी छात्र संगठन यानी कि डीएसओ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एकाधिकार हुआ करता था। इस समय ममता भी सक्रिय राजनीति में आ चुकी थी और अपना पहला कदम ही रखा था और कांग्रेस पार्टी के लिए छात्र राजनीति किया करती थी। इसी कड़ी में ममता ने डीएसओ को चुनौती देने के लिए समय के साथ एक छात्र परिषद की स्थापना की। ये छात्र परिषद किसका था? ये छात्र परिषद थी कांग्रेस की और उसे ही मजबूत करना भी शुरू कर दिया। इस दौरान कॉलेज पॉलिटिक्स में सक्रिय होने के चलते उनका संपर्क कांग्रेस नेताओं से काफी ज्यादा बढ़ गया। उन दिनों देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी।
इस सरकार को चुनौती देते हुए साल 1974 में बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने मिसेस गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ये वही समय था जब इमरजेंसी लगने वाली थी, लेकिन अभी तक लगी नहीं थी। हालात कुछ ऐसे थे कि देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया गया था। ये आंदोलन पटना से शुरू हुआ था और पूरे देश में अब फैल चुका था। अब ये बात तो सब जानते हैं कि देश में ये आंदोलन किया गया था। ये छात्र आंदोलन जेपी ने किया था, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ममता बनर्जी का एक इससे जुड़ा बेहद दिलचस्प किस्सा है। हम आपको बताते हैं कि वो किस्सा क्या है। दरअसल इस आंदोलन के सिलसिले में एक बार जब जेपी कोलकाता विश्वविद्यालय आए थे, वह बाकी आंदोलन समर्थक नेताओं के साथ कोलकाता में एक सभा को संबोधित करने वाले थे। जैसे ही उनका काफिला शहर में पहुंचा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोक दिया। उनका प्लान था कि हम जेपी की कार को बीच रास्ते में रोक देंगे। इसी दौरान ममता बनर्जी जेपी की कार के बोनट पर चढ़ गईं। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सिर्फ नारेबाजी नहीं की, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने जेपी के कार की बोनट पर चढ़कर डांस भी कर डाला। बस फिर क्या था, इसके बाद ममता बनर्जी मीडिया में छा गई। इतना ही नहीं, ममता के इस बेबाक अंदाज से पीएम मोरारजी देसाई भी घबरा गए। ये उस समय की बात है जब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। ममता बनर्जी ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया था। उस समय वे बीएड कर रहे थे। उस समय जब पीएम मोरारजी देसाई बंगाल आए थे तो कांग्रेस ने मोरारजी देसाई की गाड़ी के सामने काला झंडा लहराने का प्लान बनाया था। इसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद भी जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला सड़क पर निकला तो ममता बनर्जी हाथों में काला झंडा लिए पहुंच गए और नारे लगाते लगाते झंडा उन्हीं की गाड़ी पर टिका दिया। तो ये थे ममता के दो दिलचस्प किस्से। लेकिन ममता के इस बेबाक अंदाज के पीछे उनके कुछ ऐसे फैसले भी थे शायद जो किसी को भी नहीं पता है। राजनीति में उतरने से पहले ममता के दिमाग में ये बात क्लियर थी कि वे शादी या नौकरी के बंधन में नहीं पड़ना चाहती हैं। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे ऐसा करती हैं तो उनकी राजनीतिक सक्रियता समय के साथ कम हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो वे राजनीति में लंबे समय तक नहीं बनी रह पाएंगी। ऐसे में उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगा। इसके बाद आया साल 1977। ये वो समय था जो देश, बंगाल और ममता तीनों के लिए ही टर्निंग पॉइंट बन गया था। ये समय था इमरजेंसी का, इमरजेंसी के परिणामों को झेलने का। इमरजेंसी हटने के बाद केंद्र और राज्य दोनों में ही चुनाव होने थे। लोगों में नाराजगी दिखाई दी, जिसके चलते कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इसके बाद केंद्र में बनी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की और बंगाल में राज हुआ मार्क्सिस्ट पार्टी का। अब मार्क्सिस्ट पार्टी अपने जनाधार के बलबूते पर वहां का इलेक्शन जीत चुकी थी। ये वो समय था जब ममता कॉलेज की राजनीति के साथ साथ बंगाल की सड़कों पर भी प्रदर्शन करने के लिए अब उतर चुकी थी। और यहीं से शुरू होती है ममता बनर्जी के सीपीआईएम की नजरों में आने की जर्नी। वही सीपीआईएम जिसके खिलाफ ममता पोस्टर चिपकाया करती थी और प्रदर्शन भी किया करती थी। इसके बाद शुरुआत होती है सियासी जंग की। ममता बनर्जी अपनी किताब माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में लिखती हैं कि उस समय बंगाल में सियासी माहौल काफी गंभीर हो गया था। 365 में से 330 दिन कोलकाता की सड़कों पर जान की बाजी लगानी पड़ती थी। ये तो काम एक रूटीन काम के तौर पर बन चुका था, लेकिन ममता कहाँ डरने वाली थी। वो तो अपने बेबाक अंदाज में आगे बढ़ती ही रही, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी के पक्ष में रैली निकालना हो या फिर सीपीआईएम के खिलाफ मोर्चा संभालना हो। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ बंगाल से अब कम होने लगी थी और वो समय भी आया जब बंगाल में हिंसा का दौर चालू हुआ और आज भी चलता आ रहा है। सीपीआईएम ने इसी हिंसा के साथ अपनी सत्ता कायम की और उसके बाद इस हिंसा को बरकरार भी रखा, क्योंकि ये हिंसा उनकी सत्ता को बनाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। साल था 1984। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही थी। कांग्रेस की कमान नए पीएम बने राजीव गांधी के हाथों में थी। लोकसभा चुनावों के लिए नए चेहरे की तलाश की जा रही थी। यूं तो उस समय देश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन बंगाल को जीतना अब भी मुश्किल था। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में सीपीआईएम का बड़ा जनाधार था और सीपीआईएम की पकड़ हर एक ग्रासरूट लेवल तक भी थी। ऐसे में उन्हें तलाश थी तो एक ऐसे बेहतरीन और निडर उम्मीदवार की जो कांग्रेस की डूबती नैया को अब पार लगा सके। ऐसे में एक दिन ममता ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि वे राजीव गांधी की नजरों में आ गई।
दरअसल वह बिना परमिशन के गुस्से में दंदनाती हुई राजीव गांधी के मित्र के ऑफिस में घुस गई, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। और उसी समय पीएम गांधी ने ये ठान लिया कि ममता ही सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जादवपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। बेशक वो चुनाव हार जाएं, लेकिन वह उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती हैं, ऐसा राजीव गांधी को लगता था। इसके बाद शुरू होता है सत्ता का संघर्ष। ममता ने भूख प्यास पैशन सब कुछ छोड़कर खुद को पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित कर दिया था। चुनावों में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था और इसके बाद जो हुआ उसका साक्षी पूरा बंगाल बना। उस समय ममता ने जादवपुर से सीपीआईएम के दिग्गज और कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी को 19,607 वोटों से ऐसी पटकने दी, फिर कभी वो उठ नहीं पाए और 29 वर्ष की आयु में लोकसभा में अपना पहला कदम रखा और खुद को साबित भी कर दिखाया। इतना ही नहीं, संसद में भी ममता के तेवर बेहद तीखे देखने को मिले। एक बार संसद में जब विपक्षी सांसद बार बार उनको बोलने से रोक रहे थे, तो बहस के दौरान उन्होंने चांदी का कड़ा उतारकर विपक्ष के सामने रख दिया और कहा कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो जाकर चूड़ी पहन लो। ये ममता की विपक्ष को चुनौती थी, जिसके जवाब में टीडीपी के एक नेता ने उनके टेबल पर जूते उतार कर रख दिए। सबको ऐसा लगा कि अब ममता डर जाएंगी, लेकिन ममता की डिक्शनरी में तो ये शब्द जैसे मौजूद ही नहीं था। उसी रात प्रधानमंत्री राजीव गांधी का फोन ममता के पास गया। उन्होंने ममता के इस निडर स्वभाव की सराहना की और उन्हें कहा कि आज तुमने औरतों का मान रख लिया है। ममता के सामने चुनौतियां हजार थी, लेकिन इसके बाद भी ममता कभी नहीं रुकी, क्योंकि उनका लक्ष्य सीपीआईएम को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना था। ऐसे में ममता समय के साथ और भी कर्मठ होती चली गई। बंगाल में जहां भी कोई प्रोटेस्ट होता, कोई रेप होता या किसी की हत्या की घटना की जाती थी, तो ममता बनर्जी वहां सबसे पहले लोगों के बीच पहुंची नजर आती थी, उनसे बात करती थी, उनकी परेशानियां सुनती थी। इसी दौरान बंगाल की एक प्रख्यात लेखिका महाश्वेता देवी से उनकी मुलाकात हुई और यहीं से ममता बनर्जी बनी लोगों की ममता दीदी। जी हाँ, ममता बनर्जी को ममता दीदी की उपाधि उन्होंने ही दी थी। अब ममता सिर्फ ममता दीदी नहीं, बल्कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन चुकी थी। इसी दौरान लोगों के बीच धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी थी और ममता सीपीआईएम की नजरों में भी आ गई थी। अब उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि लोगों के बीच ममता का कनेक्शन इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है और ममता इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही है, जिसके चलते उन्होंने साजिश रची ममता की हत्या की। ये बात है साल 1990 की, जब बंगाल में बसों के बढ़ते किराए को लेकर आंदोलन हो रहा था। इसके बाद 16 अगस्त को बंगाल में कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन भी होने वाला था। उस समय ममता बंगाल में ही थी। ममता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। उनकी मां ने उन्हें जाने से रोका भी कि तुम मत जाओ और इस प्रदर्शन में शामिल मत हो, लेकिन ममता कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार उन्होंने वही किया जो उनका मन कहता था और मां की बात भी सच ही निकली। उनका अंदाजा सच साबित हुआ। हजारा मोड़ पर ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। 4 से 5 टैक्सियों में भरकर आए गुंडे रैली पर टूट पड़े। इस दौरान लालू आलम नाम के एक गुंडे ने ममता के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। हमला इतना खतरनाक था कि ममता बनर्जी खून से तरबतर हो गई। इतना ही नहीं, इस वार के बाद भी गुंडे रुके नहीं। उन्होंने ममता को संभलने का मौका भी नहीं दिया और अपना अगला वार किया। ये वार तब तक किया जाता रहा जब तक ममता पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो गई। ममता की सफेद सूती साड़ी अब पूरी तरीके से खून से तरबतर हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल ममता को अस्पताल ले जाया गया। सबका ये मानना था कि शायद अब ममता बच नहीं पाएगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इतने गंभीर हमलों के बावजूद भी ममता बच गई। इसके बाद जनता के बीच दीदी की लोकप्रियता अपने चरम पर पहुंच गई। कई लोग ममता से मिलने भी आए और ये बात कांग्रेस के कई नेताओं सहित सीपीआईएम को भी पूरी तरीके से पसंद नहीं है। यही बात कांग्रेस के नेताओं को खटकने लगी और यहाँ से ममता की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब ममता को एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी थी, पार्टी के बाहर सीपीआईएम और पार्टी के अंदर बंगाल के कांग्रेसी नेताओं से। लेकिन अभी भी ममता के सामने एक और चुनौती आनी बाकी थी, जिसका भान शायद उन्हें अभी नहीं था। साल 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। वही राजीव गांधी जो शुरुआत से ही ममता की ढाल बनकर खड़े थे और ममता के समर्थक भी थे। उनकी मृत्यु पर ममता बनर्जी ने कहा कि आज मैं एक बार फिर से अनाथ हो गई। इसके बाद बंगाल में ममता की मुश्किलें और बढ़ गई। अंत में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से त्रस्त होकर उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया
और उन्होंने 1997 में बगावत की। इस बगावत के दौरान बंगाल में काफी बवाल भी देखने को मिला। सोनिया गांधी ने ममता को मनाने की कोशिश की कि वह बगावत ना करे और पार्टी में ही रहे, लेकिन वहीं ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को मनाने की कोशिश की कि अब ये सही समय आ गया है कि सोनिया गांधी पार्टी की कमान को संभाले। लेकिन सोनिया गांधी ने उनकी इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक विदेशी हूं और लोग मुझे नहीं अपनाएंगे। इसी के चलते 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस को मान्यता मिली। जी हाँ, यानी कि ममता की नई नवेली पार्टी को। इसके बाद ममता ने वो भी किया जो शायद ही किसी ने सोचा हो। 1999 में ममता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री के रूप में शामिल हुई, लेकिन एनडीए के साथ उनका रिश्ता काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। मार्च 2001 से अगस्त 2003 के बीच उन्होंने सरकार से 3 बार इस्तीफा भी दिया। इससे पहले वो सरकार में कई बार इस्तीफा देने की धमकी भी देती आई थी। इसके बाद रिश्ते बने और टूटे। 2004 और 2006 में ममता को करारी हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम के भूमि आंदोलन ने ममता की राजनीति को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन में ममता ने 26 दिन के आमरण अनशन की प्रतिज्ञा ली और किसानों ने ममता का समर्थन भी किया। इस दौरान ममता को जनता की तरफ से व्यापक जन समर्थन भी मिला। इस दौरान ममता का वोट बैंक मुसलमानों और ओबीसी के बीच भी काफी ज्यादा बढ़ गया और लोगों में उनकी लोकप्रियता भी देखने को मिली। इसके बाद आया वो पल जब ममता का सियासी संघर्ष आखिरकार खत्म हुआ। साल था 2011। 2011 में बंगाल के विधानसभा चुनावों में ममता की जीत हुई और कई सालों से बंगाल पर राज करने वाली लेफ्ट केवल 2 अंकों पर ही सिमट गई। 34 साल बाद लेफ्ट के शासन का अंत हुआ। 294 में से 184 सीटों पर टीएमसी के विधायक चुने गए और 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने बंगाल के सीएम पद की शपथ ली। ये वो दृश्य था जो बेहद अभूतपूर्व था, क्योंकि ममता बनर्जी वो महिला थी जो अकेले ही राजनीति में बिना किसी गॉडफादर के आगे बढ़ी और निडर होकर लेफ्ट की उस सत्ता को उखाड़ फेंका जो शायद अभेद्य थी। 2011 के बाद 2016 और फिर 2021 में भी जीत हासिल कर ममता ने जीत की हैट्रिक लगाई और मई 2026 में वह शीला दीक्षित को पीछे छोड़ देश की सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ऐसे में अब देखना यह है कि इस बार यानी कि 2026 के विधानसभा चुनावों में ममता की ये सत्ता कायम रहती है या फिर बीजेपी ममता की इस मोनोपोली का अंत कर देंगी। तो ये थी कहानी ममता बनर्जी की, एक साधारण परिवार से निकली एक लड़की की जिसने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की, संसद तक पहुंची और अपनी पार्टी बनाई और 34 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका। ये कहानी थी संघर्ष, साहस और रणनीति की। ये कहानी थी बंगाल की दीदी की, जिनके बिना राज्य की राजनीति की कल्पना भी अधूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही चर्चित सियासी किरदारों की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें पॉलिटिकल पंचायत। नमस्कार।